नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल और आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे एक हँसता खेलता देश बर्बाद हो गया, कैसे वो इकोनॉमिक क्राइसिस में चला गया और कैसे वहाँ के लोग आज परेशानी भुगत रहे हैं। हम लोग जानेंगे कि क्या कारण थे जिसके कारण आज श्रीलंका की स्थिति ऐसी हो गई है। क्या कारण थे कि श्रीलंका को आज अपने ही देश में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अनगिनत पावर कट, फ्यूल प्राइस वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइक हो गए हैं, फ्यूल्स वहाँ पे प्रॉपर्ली नहीं मिल रहे हैं। लोगों की फ्यूल्स लेने के लिए लंबी लंबी लाइन है, लोग रोड पे प्रदर्शन कर रहे हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ बढ़ चुका श्रीलंका पूरे वर्ल्ड के तरफ अपनी अट्रैक्शन खींचने में अभी तो नाकामयाब रहा है कि यूक्रेन और रशिया के वॉर पे लोगों का ज़्यादा ध्यान है। आज हम लोग बात करेंगे कि श्रीलंका की ऐसी स्थिति कैसे हुई और श्रीलंका के बारे में जानेंगे कुछ और तथ्य। श्रीलंका में, जैसे कि टाइटल में हमने कहा है, श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, उन क्राइसिस के कारण क्या है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि श्रीलंका में किस कारण से इकोनॉमिक क्राइसिस हुए थे और भारत उस पर क्या एक्शन ले रहा है। इस पूरे वीडियो को 5 या 6 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। हम सबसे पहले जानेंगे कि श्रीलंका का बैकग्राउंड क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि श्रीलंका का स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है हम लोगों के लिए क्यों स्ट्रैटेजिकली श्रीलंका इंपॉर्टेंट है, और भी कंट्रीज़ के लिए श्रीलंका इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि श्रीलंका ने क्या गलतियाँ की, समय के साथ वहाँ पे क्या परेशानियाँ हुई जिसके कारण श्रीलंका की स्थिति ऐसी हो गई। उसके बाद हम लोग करंट सिचुएशन के बारे में भी बात करेंगे कि क्या ऐसे तथ्य थे या क्या ऐसी स्थितियाँ थी जिसके कारण श्रीलंका इतने कर्ज में डूबा और श्रीलंका में लोगों को इतनी परेशानियाँ वहाँ पर हो रही है। उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि भारत श्रीलंका की कैसे मदद कर। सबसे पहले हम लोग श्रीलंका के बैकग्राउंड जान लेते हैं। वैसे तो श्रीलंका का नाम सुनते ही भारतवासियों के मन में सिर्फ एक ही दृश्य आता है, वो है श्रीलंकन क्रिकेट टीम। लेकिन श्रीलंकन क्रिकेट टीम के अलावा भी श्रीलंका में बहुत कुछ है। वैसे तो हम लोगों ने मैप पे देखा है कि ये बहुत छोटा सा एक देश है, भारत के दक्षिण में स्थित है और भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी है। लेकिन श्रीलंका के बारे में और भी कुछ तथ्य हैं जो जानने लायक है। श्रीलंका एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा पावर हाउस है। श्रीलंका में चाय, रबड़ और कोकोनट बहुत मात्रा में उत्पादित किए जाते हैं और एक्सपोर्ट किए जाते हैं और यहीं से उनकी इकोनॉमी का एक बड़ा पार्ट आता है। अगर मैं बात करूं चाय की, तो यह विश्व का सेकंड सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है जो विश्व को चाय निर्यात करता है या चाय एक्सपोर्ट करता है। अगर मैं और भी कुछ ब्रांड के बारे में बताऊं तो इनका जो सबसे बड़ा ब्रांड है वो है सीलियन टी, जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है अपनी चाय के लिए। स्ट्रेटेजी लोकेशन के हिसाब से आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि श्रीलंका कहाँ पर स्थित है, कैसे श्रीलंका के थ्रू हो करके पूरे विश्व में जो है वह समुद्री यातायात होता है और श्रीलंका में पोर्ट्स भी है जो पोर्ट से समुद्री यातायात चलता है। तो श्रीलंका हमारे लिए भी और विश्व की अलग अलग देशों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि सारा देख रहे होंगे आप कि जो यातायात है वो यहीं से चलता है और श्रीलंका उसका लगभग एक सेंटर पॉइंट है। तो सामरिक दृष्टि से या स्ट्रेटेजिक दृष्टि से श्रीलंका बहुत एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अब यदि मैं बात करूं अगले पॉइंट के ऊपर, तो हम लोग देख लेते हैं कि श्रीलंका के जो बड़े बड़े पोर्ट है, अगर मैं हबनटोटा इस वाले पोर्ट के बारे में बात करूं तो यह अभी चाइना के अंडर में चला गया है। तो यही कारण है कि श्रीलंका स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ पे मेजर और माइनर दोनों टाइप के पोर्ट्स हैं जो समुद्री यातायात में बहुत महत्वपूर्ण अपना रोल प्ले करते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं कि क्या गलत हुआ जो श्रीलंका को इस स्थिति तक ले आया। पहले इसके लिए हम लोगों को समझना पड़ेगा कि श्रीलंका शुरुआत कहाँ से होती। आज़ादी के बाद श्रीलंका में इकोनॉमी जो है वो अप्स एंड डाउन्स होती रही। इसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि श्रीलंका की जो इकोनॉमी है उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स, जो कि थे, जैसे हमने पहले ही देखा, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स में चाय, रबड़ और कोकोनट को ये लोग बेचते थे। अब कंडीशन ये थी कि डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग चाय की जब सप्लाई बढ़ जाती थी या इनके प्राइसेस ऊपर हो जाते थे तो श्रीलंका की इकोनॉमी में प्रॉस्पेरिटी आ जाती थी या उनके पास ज़्यादा पैसा आ जाता था। और जब प्राइस वहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट में इन सारे कमोडिटीज़ के प्राइस कम हो जाते थे तो श्रीलंका की इकोनॉमी वहाँ पे विटनेस करती थी डाउनफॉल को, या वहाँ पे महंगाई या बढ़ जाती थी और उनके पास जो आने वाला फंड्स था वो कम हो जाता था। तो श्रीलंका की ये स्थिति थी 1970 तक के, 70-80 तक के, और 80 के दशक में, 90 के दशक में यहाँ पे शुरू होती है सिविल वॉर, जो इनका गृह युद्ध शुरू हो जाता है। एक गृह युद्ध शुरू होता है श्रीलंका में। उस गृह युद्ध के में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है लिट्टे,
जिसके बारे में हम लोग जानते हैं कि लिट्टे में बहुत बड़ा वहाँ पर एक सिविल वॉर छेड़ रखा था, जो लगभग 2 दशक चला और 2006 के आसपास जा कर के वो सिविल वॉर एंड हुआ और वहाँ से श्रीलंका ने एज ए कंट्री आगे बढ़ना शुरू किया। लेकिन उसके पहले एक बहुत ज़बरदस्त घटना हो जाती है, जिस घटना का वो थी 2004 की सुनामी। श्रीलंका में बहुत ज़बरदस्त हिट होता है इस सुनामी का और लगभग 30,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है और 5 लाख से ज़्यादा लोग अपना घर खो बैठते हैं। तो ये भी उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक ड्रॉबैक था। अब यहाँ से जैसे तैसे उनकी इकोनॉमी चल रही थी, ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन्स हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर आकर के उन लोगों को मेजर सेटबैक होता है और उसके बाद अगले 15-17 साल में उनकी इकोनॉमी में ऐसा क्या हुआ कि वो एकदम इकोनॉमिक क्राइसिस में पहुँच गए। 2009 में मेजर रोल प्ले करने आ जाता है चाइना। हम सभी जानते हैं कि चाइना की जो सोच है वो विस्तारवादी है। तो 2009 में चाइना क्या करता है, हबनटोटा पोर्ट को बनाने के लिए 1.2 बिलियन का लोन देता है श्रीलंका को और जब 2012 में श्रीलंका इस लोन को पे नहीं कर पाता तो वो 99 साल के लिए इसको अपने लीज पे लेके अपने कब्जे में ले लेता है। वहीं चाइना श्रीलंका को सैन्य सामानों की मदद देता रहता था, जिसके कारण कंडीशन ये हो गई थी कि श्रीलंका को पैसे पे नहीं करने के बदले में उसको जो भी इंटरनेशनल एजेंसियाज हैं वहाँ पे चाइना को सपोर्ट करना पड़ता था और चाइना के फेवर में वोटिंग करनी पड़ती थी। इसके लिए कई बार चाइना जो है वो इंडिया के अगेंस्ट भी श्रीलंका को यूज़ कर चुका था और कई बार श्रीलंका इंडिया के अगेंस्ट भी इंटरनेशनल फोरम्स में बात कर चुका था। ठीक है, लेकिन श्रीलंका और इंडिया बहुत ज़बरदस्त पड़ोसी है, पुराने रिलेशंस है, तो उतना ज़्यादा इफेक्ट वहाँ पर नहीं हुआ। अब धीरे धीरे जैसे चाइना ने अपनी पकड़ वहाँ पर बनाना मजबूत करी और कर्ज देना शुरू किया, कंडीशन ये बढ़ गई कि फॉरेन डेप्थ जो बढ़ करके जीडीपी का 88% हो चुका था 2019 में, धीरे धीरे वह बढ़ता चला गया। अब इस स्थिति के जिम्मेदार में सबसे पहले तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ प्रॉपरली थी ही नहीं। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने कभी पॉलिसीज़ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल तरीके से बनाई ही नहीं। उनकी पॉलिसीज़ हमेशा कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस रहती थी, या मैं दूसरे भाषा में कहूँ तो वहाँ जो सरकार बैठी थी वो सरकार की दूरदृष्टि की कमी ही थी, जिसके कारण आज श्रीलंका की स्थिति वहाँ पर पड़ गई। करप्शन तो एक सबसे बड़ा इशू है ही, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हो या ऑल ओवर वर्ल्ड हो, करप्शन एक इशू सारी कंट्रीज़ के साथ है। अगर कोई कंट्रीज़ करप्शन फ्री है तो शायद वो कंट्री सबसे अच्छी कंट्री है रहने के लिए, बट जनरली हमारी एशियन कंट्रीज़ में तो करप्शन काफ़ी है। सारी कंट्रीज़ की मैं बात कर लूँ, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो या आजू बाजू की और भी कोई कंट्री हो, करप्शन वहाँ पर मिलना आपको लगभग तय है। उसके बाद श्रीलंका ने टैक्स कट करना भी शुरू कर दिया। IMF की बहुत सारी वार्निंग के बाद भी श्रीलंका ने टैक्स कट चालू रखा। अब टैक्स कट क्यों किया? देखिए, जनता को राहत देने के लिए टैक्स कट किया जाता है, पर राहत इतनी भी बड़ी नहीं हो सकती कि आप बिल्कुल फिजिकल डेफिसिट में चले जाओ, आप बिल्कुल कर्जे में चले जाओ और बर्बाद हो जाओ और उसके बदले में आप जनता को राहत दे सको। हमारे कंट्री में भी जो नेता है वो फ्री के वादे करते हैं, हम ये फ्री में दे देंगे, वो फ्री में दे देंगे, परंतु क्या आपको लगता है कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री है? नहीं, हर चीज़ की अपनी एक कीमत है। फिर वो कैसे फ्री दे रहा है, और यदि वो फ्री दे रहा है तो भविष्य में उसके परिणाम क्या होंगे, अगर ये समझे बगैर आप उस फ्री की चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, 300 यूनिट बिजली हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी प्रलोभन जो राजनीतिक दलों द्वारा दिया जाता है, तो आप अपने देश को अंधकार में झोंकने के लिए जा रहे हो, उसके भविष्य को अंधकार में झोंकने के लिए जा रहे हो, अपनी आने वाली पीढ़ियों को अंधकार में झोंकने के लिए जा रहे हो। तो आपको इस पे सोचना होगा कि अगर गवर्नमेंट आपको कोई रियायतें दे रही है या कोई चीज़ फ्री में दे रही है तो उसका जो एक्सपेंस है वो कहाँ से आ रहा है। बस श्रीलंका ने यही गलती कर ली, इधर जीडीपी और कर्जा बढ़ते जा रहा था, लेकिन वहाँ की जनता को सरकार फैसिलिटी दे रही थी। बस इसी फैसिलिटी के कारण वहाँ पे टैक्स कट किया गया और वो टैक्स कट के कारण वहाँ पे फिजिकल डेफिसिट जो 2020 में 5% था, 2022 में 15% पहुँच गया। अब फिजिकल डेफिसिट क्या होता है आगे समझेंगे, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है अब हम सब जानते हैं। उसके बाद एंट्री होती है कोरोना की। 2020 में 2019 में कोरोना शुरू होता है, 2020 में इसका प्रभाव पूरे विश्व पे पड़ने लगता है, तो श्रीलंका कैसे छूट जाता है। अब श्रीलंका पे इसके क्या प्रभाव थे? श्रीलंका का 12.6% जीडीपी टूरिज्म से आता है और कोरोना के चलते टूरिज्म लगभग 1 से 2 साल बिल्कुल ठप रहा, जिसके कारण उसकी फिजिकल डेफिसिट जो है वो जीडीपी का 101% पहुंच गया। मतलब जीडीपी कम थी और आपका वित्तीय घाटा बहुत अधिक पहुंच गया। अभी वित्तीय घाटा क्या होता है इसको हम लोग आगे समझेंगे। दूसरा सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले किया श्रीलंका की इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए, वो था उसका डिसीजन जो उसने लिया केमिकल फर्टिलाइजर बैन करने का।
केमिकल फर्टिलाइजर बैन करने का डिसीजन श्रीलंका ने 2021 में लिया और कहा कि हम कंप्लीटली 100% ऑर्गेनिक कंट्री बनाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आउटपुट जो है वो 50% रह गया। मतलब यदि आप 100 क्विंटल अनाज उत्पादित कर रहे थे तो आप सीधे 50 क्विंटल पे आ गए, जिसके कारण वहाँ की जनता की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी। अब जनता को तो आपको खिलाना है, तो उसके चक्कर में इन लोगों की जो फॉरेन रिजर्व थे वो उन चीज़ों को इंपोर्ट करने में जाने लगे जो चीज़ वो खुद भी उत्पादित कर सकते थे। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि उनके फॉरेन रिजर्व 2 बिलियन तक के डाउनफॉल पे चले गए। फॉरेन रिजर्व क्या होते हैं? विदेशी मुद्रा का कम होने का अर्थ यही होता है कि आप विदेश से जो सामान मंगाते हैं, देखिए पूरे विश्व की इकोनॉमी खुली है, कुछ कंट्रीज विदेश से माल मंगाती है जिसको हम इंपोर्ट कहते हैं। जो चीज़ें हमें यहाँ लगती है वो हम बाहर से बुलाते हैं, जो चीज़ें हमारे पास अधिक में रहती है हम उसको बाहर बेचते हैं। तो कई सारी श्रीलंका जैसी कंट्री हो चाहे इंडिया जैसी कंट्री हो, ये ऑयल रिजर्व तो यहाँ पे रखते नहीं है, ऑयल रिजर्व हमारे यहाँ है ही नहीं। तो हमें ऑयल की ज़रूरतें पूरी करने के लिए विदेशों पर निर्भर करना पड़ता है, और विदेशों से सामान खरीदने के लिए हम लोगों के पास फॉरेन रिजर्व होना जरूरी है। तो फॉरेन रिजर्व जो है वो कट डाउन हो गया था, बिल्कुल 2 बिलियन का फॉरेन रिजर्व भी श्रीलंका का चले गया। और श्रीलंका ऐसी स्थिति में पहुंच गया था जिसको टेक्निकली इकोनॉमी भाषा में यदि मैं बात करूं तो उसे कहते हैं ट्विन डेफिसिट इकोनॉमी। अब ये ट्विन डेफिसिट इकोनॉमी क्या होती है? सबसे पहला होता है फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट का मतलब समझते हैं, सरकार के पास जो रेवेन्यू आ रहा है उसके अगेंस्ट वो खर्चा कितना कर रहे हैं। मान के चलिए सरकार के पास 100 रुपये आ रहे हैं और वो 102 रुपये खर्च कर रही है, तो उसका 2% फिजिकल डेफिसिट होगा। मतलब जितना रेवेन्यू सरकार जनरेट कर रही है उसके अगेंस्ट में वो खर्चा कितना कर रही है, कितना माइनस में जा रही है, वो उसका फिजिकल डेफिसिट होता है। तो श्रीलंका में तो फिजिकल डेफिसिट भी था और दूसरा करंट अकाउंट डेफिसिट भी हो गया। अब करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब ये होता है कि जो इंपोर्ट चीज़ें कर रहे हैं उससे एक्सपोर्ट कितना परसेंट में कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ें, इंपोर्ट भी एक्सपोर्ट भी कम हो गया इनका। एक्सपोर्ट कम होने का कारण था सीधे सीधे जब आपका उत्पादन ही 50% से कम हो गया तो आप कहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे? आपको चीज़ें अपने ज़रूरत पूरा करने के लिए इंपोर्ट ही करना पड़ेगा। और फॉरेन रिजर्व्स आपके पास धीरे धीरे कम हो रहे थे क्योंकि आपकी फॉरेन रिजर्व्स की इनकम बंद थी, तो फिर आप कहाँ से पैसा लाएंगे? इसी क्रम में कंडीशन ऐसी हो गई कि श्रीलंका में इन्फ्लेशन रेट लगभग 15% जा पहुंचा। खाने की चीज़ें महंगी हो गई, फ्यूल महंगा हो गया, रेट आसमान छूने लगे। कमोडिटीज़, जो बेसिक कमोडिटीज़ होती थी, नारियल का तेल या वहाँ पे जो भी लोकल लोग यूज़ करते थे, उनकी जो कीमतें थी वो आसमान छू गई। पेट्रोल पंप पे लंबी लंबी लाइनें हम लोगों ने देखी। न्यूज़ चैनल्स भरे पड़े थे श्रीलंका की परेशानियां बताने के लिए। छात्र वहाँ पर निकले हुए थे रोड पर सरकार का विरोध करने के लिए। सरकार हाथ खड़े करी थी, यहाँ तक कि सरकार ने इतना भी कहा कि विपक्ष आकर के हमको ज्वाइन करे और हमारे साथ इस समस्या को हल करने के लिए आगे बढ़े। पर आपकी दूरदर्शिता नहीं होने के कारण ये सब परेशानी हुई। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इनको काफी बार वार्निंग भी दी थी कि आप ये गलती कर रहे हैं। आपके पास फॉरेन रिजर्व नहीं थी, उसके बाद भी आप मुद्रा छापे जा रहे थे और मुद्रा छाप करके जनता को टैक्स, फॉरेन रिजर्व को बढ़ाने के लिए सबसे पहले इन लोगों ने, जो IMF है, IMF ने कहा था कि आप अपने टैक्स को बढ़ाओ, आपके जो अपकमिंग जो इनकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, वो जो चल रहे हैं प्रोजेक्ट्स, उनको बंद करो, जनता को सहूलियत जो दे रहे हैं उसमें कटौती करो, जनता से टैक्स लेना शुरू करो। टैक्स से ही तो इकोनॉमी चलेगी। कोई बंदा आकर के बोल देगा कि राजनीति की रैली में कि मैं आपको चीज़ें फ्री में दे दूंगा, तो क्या फ्री में मिलेगा? कहीं ना कहीं से तो वो पैसे लाएगा ना उसका। तो आपको पता होना चाहिए कि वो पैसा कहाँ से ला रहा है, नहीं तो वो तो 5 साल 10 साल बाद चला जाएगा और आप बन जाएंगे श्रीलंका। चाहे भारत की स्थिति हो चाहे किसी भी कंट्री की स्थिति हो, फ्री में कुछ चीज़ मिल ही नहीं सकती, मान के चलिए। अब यदि मैं इन्फ्लेशन की बात करूं तो इन्फ्लेशन वहां पे बढ़ता चला गया। पिछले 3 महीनों में श्रीलंका में डीजल के प्राइस और पेट्रोल के प्राइस में भारी बढ़ोतरी हुई है। बढ़ोतरी का कारण मैं बता चुका हूं कि आपके पास फॉरेन रिजर्व नहीं है तो आप खरीदेंगे कहाँ से? जब खरीदेंगे नहीं तो आपके पास माल कम रहेगा, माल कम रहेगा तो उसका कीमत ऊपर जाएगी ही। पेट्रोल की कीमत 92% बनी है, बढ़ी है पिछले 3 महीनों में। डीजल की कीमतें 76% बनी है, बढ़ी है। पावर कट है 10-10 घंटे का वहाँ के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। फूड प्राइसेस जो अक्टूबर में 1 रुपए थे वो इस समय 4 रुपए हो चुके हैं। बहुत महंगी हो गई ये चीज़ें वहाँ पर। जनता को, वहाँ पे काफ़ी सारी जनता पलायन भी करने लगी है। जनता को खाने के लिए वहाँ कुछ नहीं है, इमरजेंसीज लगा दी गई है, मिलिट्रीज जनरली उतार दी गई है रोडों पे कंट्रोल करने के लिए। धारा 144 जिसको हम कर्फ्यू कहते हैं भारत में, वहाँ भी कर्फ्यू लगा दिया गया। हमारे यहाँ कर्फ्यू को जनरली धारा 144 कहते हैं, लेकिन वहाँ पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन हम तो उसको कर्फ्यू कहेंगे। कर्फ्यू भी वहाँ लगा दिया गया है। ऐसी कंडीशन वहाँ पर बन गई है। अब बात आती है
कि भारत वहाँ पे क्या कर रहा है। श्रीलंका में ये आहट बहुत पहले हो चुकी थी, तो भारत को इसका पता था। तो जनवरी में भारत ने $400 मिलियन का स्वैप अनाउंस किया, जिससे उसकी थोड़ी बहुत मदद हुई। फरवरी में भारत फिर आगे एक कदम बढ़ाता है और उसको $500 मिलियन का क्रेडिट लाइन देता है फ्यूल खरीदने के लिए। वहीं फरवरी में एडिशनल $1 बिलियन का भी क्रेडिट देता है ताकि वो एसेंशियल चीजें खरीद सके। मेडिसिन की कीमत वहां आसमान छू रही है, तो भारत अपने स्तर पर वहां पर मदद जितनी बन सकता है उतनी कर रहा है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसा ही वीडियो मैं लाते रहूंगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।